अब देखो रॉबर्टसन ने ये कहा है कि देखो भैया, मुद्रा वह है जो जितनी भी व्यवसायिक दायित्व होते हैं, व्यापारिक दायित्व होते हैं, वही मतलब है क्रय विक्रय करना, वस्तुओं को खरीदना बेचना, तथा किसी भी वस्तु या सेवा को भुगतान करने के रूप में जिसको भी स्वीकार कर लिया, वो ही क्या है, मुद्रा है। तो लिखो रॉबर्टसन के अनुसार। बहुत ही आज पता नहीं किसने बनाई ये पीपीटी। रॉबर्टसन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं के भुगतान में अथवा व्यावसायिक दायित्वों को चुकाने के रूप में स्वीकार की जाती है। चुकाने के रूप में स्वीकार की जाती है। अब देखो अगली परिभाषा किसकी है, क्राउथर की। ये बहुत प्यारी परिभाषा है क्राउथर की। यहां और लिख देती हूँ जिससे समझ में आ जाए। क्राउथर, देखो क्राउथर ने क्या कहा है, मुद्रा वह है जो विनिमय के माध्यम, हाँ अशुद्ध लिखा हुआ था, विनिमय के माध्यम के रूप में काम करे तथा जो कि सामान्य रूप में स्वीकार की जाती है। वही बात कह रहा है कि सामान्य विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार की जाए। और ये परिभाषा किसने दी है, क्राउथर ने दी है। तो लिखो प्रोफेसर क्राउथर के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतया स्वीकृत होती है और साथ में यह मूल्य के संग्रह का भी साथ में यह मूल्य के संग्रह का भी काम करती है। परिभाषाएं मैं बोल रही हूँ वो ही लिखना, पीपीटी से मत उतारना। कोई नहीं उतारा बाई चांस तो वो इस क्लास को वापस रिपीट करके देख लेना, बहुत ज़्यादा गलती है इसमें। या मैं पीपीटी डलवाऊंगी वही जिसको इसमें करेक्शन करके डलवाऊंगी। फिर उतार लिया यहां तक, चलें आगे। अगली लाइन में एरो करके लिखो, इस प्रकार मुद्रा का सर्वमान्य परिभाषा, मतलब
अपन मान लास्ट में कह सकते हैं। ये सब फालतू की बातें लिखी हुई है। मुद्रा की सर्वमान्य परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। मुद्रा की सर्वमान्य परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, यानी ये किसी भी राइटर की नहीं, एक तरीके से अपन ने मिला दी। तो लिखो जल्दी से इसको भी, पता नहीं क्या क्या लिखा हो इसके ऊपर। मुद्रा की सर्वमान्य परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, और एरो करके लिखना शुरू करें। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, कोमा मूल्य के मापन, विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापन, स्थगित भुगतानों के भुगतानों के मान तथा मूल्यों के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र विस्तृत तथा सामान्य रूप से लोगों द्वारा स्वीकार की जा सकती है। लोगों द्वारा स्वीकार की जा सकती है। अब देखो, इस परिभाषा की अगर मैं चर्चा करती हूं तो मुद्रा के दो रूप मेरे सामने आते हैं, यानी फाइनली हमारे पास में दो गुण सामने आते हैं। एक गुण तो क्या है, सामान्य स्वीकृति होनी चाहिए, और दूसरा गुण क्या है, वैधानिकता होनी चाहिए। वही क्या है, मुद्रा है। तो लिखो, उपर्युक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात हम मुद्रा के दो महत्वपूर्ण गुणों को मान सकते हैं। पहला गुण सामान्य स्वीकृति। पहला गुण सामान्य स्वीकृति और दूसरा गुण वैधानिकता है। बात समझ में आ गई क्या? अभी तक हमने सिर्फ मुद्रा का वो देख रहे हैं, क्या है मुद्रा,
परिभाषा देख रहे हैं, अभी तक हम रूपों पे तो गए नहीं। अगला पॉइंट लिखो मुद्रा के कार्य। अगला बिंदु लिखो मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्य। मुद्रा के है कार्य 4, माध्यम, मापन, संचय, आधार। देखो, मुद्रा का सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्राथमिक कार्य पर। किसकी चर्चा करेंगे? प्राथमिक कार्य। अभी हमने इतनी परिभाषाएं पढ़ी और उससे क्लियर हो गया होगा कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होगा। आप लोग बता सकते हो क्या कि मुद्रा क्या है, इसका प्राथमिक कार्य क्या होगा? आखिर में मुद्रा हमें क्यों चाहिए? इसका मूल कारण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? मुद्रा का सबसे प्रमुख काम है विनिमय का माध्यम। किसका माध्यम? विनिमय का माध्यम। नंबर 1, विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम। क्या मुझे अब इसको समझाने की जरूरत है क्या? मुद्रा का कार्य ही क्या है? विनिमय का माध्यम है, यानी वस्तुओं और सेवाओं को क्रय विक्रय करने की क्षमता से है। कोई भी वस्तु को खरीदेंगे, बेचेंगे, उससे हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। खरीदूंगी तो पैसा देना पड़ेगा। तो ये इसका महत्वपूर्ण कारण है, सबसे मोस्ट कारण है। और दूसरा कारण रामदयाल सही बोल रहा है, लेखे की इकाई बोलो, यानी मूल्य का मापन। मूल्य का मापन। और यहीं पर इसी को कहा है हमने लेखे की या हिसाब की इकाई। लेखे की या हिसाब की इकाई समझा चुकी हूं मैं आपको। मार्कर कितने का है? 10 रुपए का है। मूल्य का मापन। प्राथमिक कार्य है इसके 2, और प्राथमिक में भी प्राथमिक कौन सा है? विनिमय का माध्यम। लेखे की इकाई है या हिसाब की इकाई है। मैं अगर हिसाब किताब करूंगी तो मूल्य के मापन के आधार पे तो करूंगी कि 10 मार्कर बिके और पर मार्कर 10 रुपए है, तो टोटल इनकम 100 रुपए है। ये किस कारण हुआ? ये काम क्यों हुआ? लेखे की इकाई कैसे? जैसे हमारे यहाँ रुपया है, लेखे की इकाई डॉलर है अमेरिका में, तो ये किस कारण से हुआ? क्योंकि ये क्या कर रहा है? मूल्य का मापन कर रहा है, मूल्य को माप रहा है कि ये वस्तु कितने की है। मापन, माध्यम, संचय, आधार। अगला क्या काम है? द्वितीयक कार्य। द्वितीयक कार्य, इन्हीं को हमने सहायक कार्य भी कहा है या गौण कार्य भी कहा है। और वो कौन से कार्य कहा है हमने? माध्यम, मापन, संचय, यानी मूल्य का क्या किया जा सकता है? मूल्य का संचय किया जा सकता है। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? भविष्य के लिए क्योंकि मूल्य के मापन के आधार पे थी। वो क्वेश्चन मैं हल कराऊंगी कल, जो भी है कि अगर उस तरीके से प्रश्न आएगा तो हमें क्या टिक करना है, वो मैं प्रश्न लेके आऊंगी कल। मूल्य का क्या है? संचय है, यानी हम भविष्य में इसका क्या कर सकते हैं? मूल्य के रूप में संचय कर सकते हैं। बता चुकी हूँ, 100 रुपए इकट्ठा करके मैं भविष्य में किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए क्या कर रही हूँ? मूल्य का संचय कर रही हूँ। अगला हस्तांतरण भुगतान का आधार है। माध्यम, मापन, संचय, आधार।
क्या मतलब हुआ हस्तांतरण भुगतान का आधार? बताओ आप लोग मुझे, क्या मतलब हुआ? इतना इतना समझा चुकी हूँ मुद्रा के बारे में, परिभाषाओं से ही समझ में आ जाना चाहिए मुद्रा के कार्य। क्या है हस्तांतरण भुगतान का आधार? हस्तांतरण भुगतान का आधार है और एक और यहाँ पे लिखवा रही हूँ, जो भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, विलंबित भुगतान का आधार है। दोनों मैंने समझाया है। ध्यान रखना, हस्तांतरण भुगतान का आधार है, हस्तांतरण क्रय शक्ति के हस्तांतरण की बात है, मुद्रा का संचलन है। वेरी गुड। एक्चुअली क्या है हस्तांतरण? यानी मैं एक जने से दूसरे को दे रही हूँ, क्रय शक्ति का हस्तांतरण है। कुछ भी वर्ड्स आ सकते हैं, इसके भाव समझने पड़ेंगे आपको। जरूरी नहीं ये कि ये लाइन लिखी हुई आ जाए। मुद्रा का हस्तांतरण संभव है, क्रय शक्ति का हस्तांतरण का आधार है, और विलंबित भुगतान का आधार है, हम किसी को भी लेट पैसा देने का आधार है। अगर मैं आज किसी से उधार लेती हूँ तो वो वापस मेरे पर ये ट्रस्ट करेगा कि मैं 2-4 साल में इसको वापस लौटा दूंगी। विलंबित भुगतान का आधार है, देरी से लौटाने का आधार है। और तीसरे जो काम है इसके, अन्य कार्य। यहां से इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, कौन सा कार्य प्राथमिक नहीं है, कौन सा कार्य द्वितीयक नहीं है। अन्य कार्य, और अन्य कार्यों के अंतर्गत आएगा जैसे बैंक साख का निर्माण करते हैं। बताऊंगी आपके हैवी टॉपिक साख की प्रवृत्तियों में किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर साख का निर्माण करते हैं। राष्ट्रीय आय के वितरण में याद करो, 10 रुपए प्राप्त हुए तो हमने 10 रुपए इसको दिए, 10 रुपए इसको दिए, 5 रुपए इसको दिए। हमने राष्ट्रीय आय का क्या करा? वितरण करा। तो राष्ट्रीय आय के वितरण का, राष्ट्रीय आय के वितरण, साधनों में वितरण, मैं यहाँ पे नए पेज में लिखवाऊंगी, जगह नहीं है, आप एक बार इस दोनों को उतार लो। साख का आधार है, छोटे छोटे वाले तो यहाँ लिख देती हूँ। ये टॉपिक मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगी। जल्दी से उतार लो। याद करो अपन इनकम को बांट रहे थे, नहीं बांट रहे थे? वितरण में मैंने पहली या दूसरी क्लास में ये समझाया भी था। उत्पादनकर्ता और उपभोक्ताओं के लिए लाभ यूजफुल है। धन को तरलता देता है। आप ही उतारो, मैं आगे लिख देती हूँ, यहाँ भी लिख सकती हूँ। अभी समझाऊंगी तरलता देने का मतलब क्या। आप जल्दी से इसको उतार लीजिए। एक अभी क्या बताया था मैंने आपको? हाँ, उपभोक्ता और उत्पादनकर्ता।